नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कृपाल शो। मैं आपको 79 इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटेन की सरकार से आज़ादी मिली। तो ये डेट सिर्फ एक साल की कोई कैलेंडर की डेट नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी डेट है, क्योंकि हम ये रियलाइज कर पाते हैं जो आज़ादी आज हम इंजॉय कर पाते हैं, वो आज़ादी हमको बहुत सारी कीमत चुकाने के बाद मिली है। तो हम सबका एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे दायित्व बनता है कि हम हमारे 78 ईयर्स की जर्नी को हम प्रॉपर तरीके से देखें, क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या हमारी फेलियर्स रही हैं, कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, मैं वीडियो में सबसे पहले हम भारत के अचीवमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी देश अपने अचीवमेंट्स को अगर वो अप्रिशिएट नहीं करेगा तो वो आगे की मोटिवेशन को जनरेट नहीं कर पाएगा। देखते हैं हमने 70 सालों में क्या अचीव किया है। सबसे पहली बात, हमने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि यस वी कैन रिमेन अ यूनाइटेड कंट्री। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी और हमारा देश डिफरेंट टेरिटरीज में बटा हुआ था। तो ब्रिटिशर्स और अन्य कई सारे यूरोपियंस ने ये दावा किया था कि भारत आने वाले 20 साल में ब्रेक हो जाएगा, लाइक बाल्कनाइजेशन। लेकिन हमने 70 सालों के बाद में भी आज पूरी तरीके से यूनाइटेडली हम खड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी बात, क्या हमने और भी चीज़ें की हैं? यस। दुनिया में केवल 5 ही देश ऐसे हैं जिनके पास एडवांस स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है और हम भारत उनमें से एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। आपको पता है, इसरो हमारी ये उपलब्धि पूरी दुनिया के स्तर पे पूरी दुनिया को बता रहा होता है। चंद्रयान, मिशनयान, हम इतनी एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी में अपने मिशंस को लॉन्च कर देते हैं जितना हॉलीवुड में एक फिल्म बनाने में लगता है। जनरली एक ग्रेविटी मूवी आई थी, उसमें कहा गया $300 मिलियन उन्होंने इस मूवी को बनाने में जनरेट किए, लगाए, लेकिन हमने उससे भी कम पैसे में अपना मिशन ऑर्बिटर मार्स मिशन लॉन्च किया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और हम देखें, हमने IITs, IIMs, एम्स और इस प्रकार के अन्य इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं। आज हम सबको पता है IITs का, IIMs का कितना दबदबा है दुनिया में। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं, जो कि पूरी दुनिया में गूगल को लीड कर रहे हैं। गूगल एक लीडिंग कंपनी है। सेम माइक्रोसॉफ्ट के CEO मिस्टर सत्या नडेला, ही इज ऑल्सो लीडिंग दैट कंपनी। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम दुनिया के स्तर पे देखें तो भारत और भी कई मामलों में पूरी दुनिया को बता रहा है यस वी कैन ऑल्सो प्ले वेरी एक्टिव रोल इन द ग्लोबल अफेयर। और हम अन्य चीज़ों के तौर पे देखें तो क्या हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस भी खड़े किए हैं पिछले 70 सालों में? यस। देखते हैं कैसे। भारत की डेमोक्रेसी को लेके बहुत सवाल उठाए गए थे। जब बोला गया था कि भाई भारत में इतने सारे इलिटरेट लोग रहते हैं तो शुरुआत में क्यों यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देना चाहिए, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने दिया, सबको दिया। और आज तुम देखो, हमारे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 2024 लोकसभा इलेक्शन में 97 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। पिछले 7 डिकेड में हमारे यहाँ पे पीसफुल ट्रांसफर्स हुए हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को सरकार, बिना किसी वायलेंस के ट्रांजेक्शन हुए हैं। अभी 2021 में हमको पता है कि किस तरीके से रिपब्लिक पार्टी के मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को छोड़ने से मना कर दिया। अच्छी खासी वायलेंस हुई वहाँ पे लोग उनकी पार्लियामेंट में घुस गए जाके। उससे पता चलता है कि अमेरिका भले ही काफी आगे है, लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशन के मामले में उनकी कमजोरी हमको इस घटना से साफ दिखती है। कैपिटोल जो हिल में वायलेंस हुई थी। तीसरी बात, क्या भारत में जुडिशरी पावरफुल है? यस, जुडिशरी बहुत पावरफुल है। कई मामलों में ऑब्वियसली हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे हिस्टोरिकल डिसीजंस हमारी जुडिशरी ने दिए हैं जो कि साबित करते हैं यस जुडिशरी कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। लाइक इन बिफोर 2024 लोकसभा इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बड़ा झटका दिया कि जो पार्टीज को जो डोनेशन होती है, जो बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम चल रही थी, उसमें बहुत अनोनिमस फंडिंग आ रही थी, जिससे पता नहीं चल पा रहा था कि इस पार्टी को कितना पैसा कौन दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को दिया। उससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रांगली तरीके से भी काम करता है। और भी सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए हमेशा एग्जीक्यूटिव पे प्रेशर बना के रखा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ऑब्वियसली सुधार की तो इसमें जरूरत हो ही सकती है। हम फूड प्रोडक्शन में अगर बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम फूड डिपेंडेंट कंट्री थे। फूड प्रोडक्शन हमारा, हम इंपोर्ट कर रहे थे, हम गेहूं अमेरिका से आयात कर रहे थे। लेकिन आज हमारा देश ना केवल फूड सफिशिएंट है, बल्कि हम दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। हम वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बार्ले,
बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यस, एग्रीकल्चर में हमने 5 टाइम ग्रोथ रजिस्टर किया है। और हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो हमने पोलियो रेडिकेशन किया है। हमने इतने बड़े स्तर पे वैक्सीनेशंस के प्रोग्राम चलाए हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पहले बहुत सारी बीमारियां होती थी, लेकिन अब हम उन चीज़ों को रोक पाते हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत गवर्नमेंट 8 डिजीज को टारगेट करती है, जो कि एक अच्छी बात है। हमने हेल्थ में पूरी दुनिया में इंडिया मेडिकल टूरिज्म के लिए जाना जाता है। बहुत सारे यूरोपियन देश के लोग या फिर अन्य कॉन्टिनेंट्स के लोग भारत में इलाज करवाने आते हैं, क्योंकि पहली बात, भारत का इलाज कॉस्ट इफेक्टिव भी है और काफ़ी अच्छे बेटर तरीके से हम चीज़ों को या डिजीज को क्योर कर पाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड अचीवमेंट। और क्या हमने ऐसा कुछ और भी क्रिएट किया है जो हम दुनिया को बता सकते हैं? यस, हमारा कल्चरल वैल्यू सिस्टम। कई मामलों में हमारे कल्चर को बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं, हमारे कल्चर की बहुत ऐसी चीज़ें जो हम दुनिया को सिखा सकते हैं। कि जो वेस्टर्न देश की फिलोसफिकल चीज़ें हैं वो मटीरियलिज्म को प्रमोट करती हैं, कंज्यूमरिज्म और बहुत सारी चीज़ें वो करें, लेकिन हमने स्पिरिचुअलिज्म दिया है पूरी दुनिया को। हमने इंटरनेशनल योगा डे आज पूरी दुनिया मना रही है, ये हमारी उपलब्धि है कि आज हम अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल चीज़ों को प्रमोट कर पा रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी अचीवमेंट कि हम हेल्थ को अच्छी करने के लिए हमारे पुराने तरीकों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, आज हम वैल्यू सिस्टम के तौर पे पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो ये हमारे सब वो अचीवमेंट हैं जिनको लेके हमको सबको प्राउड फील करना चाहिए। हमारे फेस्टिवल्स, हमारे कुजीन्स, हमारी फिल्में, हमारे सॉन्ग्स, क्लासिकल सॉन्ग्स, ये सब वो चीज़ें हैं जिनको लेके वी मस्ट फील प्राउड। ईच एंड एवरी इंडियन शुड फील प्राउड। और ये कोई भी देश अपना जब तक कल्चर पे वो प्राउड फील ना करें तब तक वो देश आगे नहीं जा सकता। तो ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट होता है जहाँ पे हम हमारे अचीवमेंट को लेके बात करते हैं। हमने पिछले 70 सालों में अचीवमेंट्स को लेके बात की है। अब हमको उन चीज़ों को लेके भी बात करनी चाहिए कि हम कहाँ पे मिस कर गए, हमने किन चीज़ों को 70 सालों में एड्रेस नहीं किया। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ों को लेके बात करता हूँ। पहला, पॉवर्टी। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग इंडिया में निवास करते हैं। ये बड़ा दुखद है, पर आप फैक्ट्स को हम डिनाई नहीं कर सकते। आज भी भारत में चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग के केस सबसे ज़्यादा होते हैं। इवन हम अफ्रीका के कई देशों से भी पीछे दिखते हैं उधर। हमने हेल्थ को लेके बहुत चीज़ों को एड्रेस नहीं किया है। हमारे यहाँ पे हम देखेंगे एनीमिया के केस हो, या डायबिटीज़ के केस हों, या कैंसर के केस हों, ये सब मामलों में इंडिया काफ़ी आगे दिखता है। हर साल इंडिया में 10 लाख डेथ तो पॉल्यूशन की वजह से क्रिएट होती हैं। और ये तो पॉवर्टी वाली बात हुई। हम दूसरी चीज़ों को लेके बात करते हैं, क्या हम वहाँ पे कैसा परफॉर्म किए हैं। अगर मैं करप्शन की बात करूँ, किसी भी देश में अगर करप्शन की समस्या है तो उस देश को आगे ले जाने में सबसे बड़ी ये चुनौती होती है। देखते हैं कैसे। 2018 में, इन 2018 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 180 कंट्रीज में लगभग 78 थी। लगभग या अप्रॉक्सीमेट इतनी थी, वो 78 थी। पता है, हाल ही में जब मैं चेक कर रहा था, मैं देखता हूँ कि भाई पिछले कई सालों में क्या हमने करप्शन को कंट्रोल किया है, ये इंक्रीज हुआ है। तो इट वाज वेरी सैड कि अभी इंडिया में 2025 की ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 96 दर्ज की गई है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, जो कि बताता है कि हम आज भी करप्शन को ग्लैमराइज कर रहे होते हैं। कहाँ करप्शन कम हुआ है? करप्शन सिर्फ सरकारों पे डिपेंडेंट नहीं होता कि बस सरकार को हम पर्टिकुलर पार्टी की सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं कि हाँ भाई दे आर प्रमोटिंग द करप्शन, पर ऐसा नहीं है। हम सोशली करप्ट हो चुके हैं। अब एक बात बताओ, इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है। जहाँ पे भी जिस भी चीज़ की डिमांड होगी तो सप्लाई तो कोई ना कोई करेगा। ये बेसिक से नेचुरल प्रिंसिपल के तौर पे देखे जाते हैं। अब हमारे अगर एक नॉर्मल सा अगर एक सेंस में अगर बात करें, अगर ये बोला जाए हमारे पेरेंट्स से कि भाई हम आपके बच्चे की सरकारी नौकरी लगवा देंगे, क्या आप पैसा देना चाहेंगे, तो 90% केसेस में मैं बता रहा हूँ कि हमारे पेरेंट्स तैयार हो जाएंगे। यस, आप हमारे बच्चे को पेपर दिलवाइए, हम नौकरी दिलवाइए, हम पैसा देने को तैयार हैं। जब लोग ही नहीं मान के चल रहे हैं कि भाई ये चीज़ें गलत है, तो सरकार क्या कहाँ से अलग आती है? डेमोक्रेसी में सरकार लोगों से बनती है, जैसी प्रजा वैसी राजा। तो ये हमको सोचना पड़ेगा, करप्शन को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर हमने करप्शन एड्रेस नहीं किया तो आज तुम देखो हमारे पास कॉमन सी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पा रहे। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कितनी होती है, जैसे मॉनसून का सीजन आता है हर कॉलोनी में पानी भर जाता है। बेसिक सी चीजें एड्रेस नहीं कर पा रहे। सीवरेज सिस्टम की हालत सबको पता है। स्वच्छता अभियान की हमने बात की। ड्यूरिंग कोरोना 82 डेड बॉडीज वर फ्लोटिंग इन द गंगा एंड यमुना। वेयर इज दैट कैंपेन? 2014 में बड़ी लंबी चौड़ी बातें की गई, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आगे आए, उन्होंने स्वीप
किया, पूरे देश को झाड़ू लगाए, वीडियोज बनाई, लेकिन आज सच्चाई सबको दिखा, किसी भी शहर में चले जाओ कूड़े के बड़े से बड़े ढेर मिल जाते हैं। और हम क्यों सवाल नहीं कर रहे इन चीज़ों को लेके? करना पड़ेगा। पॉवर्टी देख लिया हमने, अब हमने करप्शन की बात की। तीसरी हम बात करते हैं मीडिया। एक इंटरनेशनल स्पेशली लेट मी गिव द नेम ऑफ दैट कंट्री, यूके में एक फिलोसफर हुए थे, पॉलिटिकल फिलोसफर जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई डेमोक्रेसी तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक डेमोक्रेसी में सभी इंस्टीट्यूशन अपना रोल इंपॉर्टेंट तरीके से प्ले ना करें, और मीडिया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया इज लाइक अ बैकबोन। पर आपको पता है दुखद बात क्या है? मीडिया की कंडीशन भी, हम चलो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट को ही कोट करते हैं, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से बोलूंगा तो बातें थोड़ी अलग सेंस में जा सकती है, पर्सनल सेंस में जा सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स। ग्लोबली अगर हम देखें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के हिसाब से इन 2025 भारत की रैंकिंग 163 थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज। मतलब तुम समझ रहे हैं 180 देशों में हम 163वें 163 नंबर पे आ रहे हैं। बताइए मीडिया की हालत है। मीडिया कैसी होगी इंडिया में? दो तरीके से मीडिया काम करती है। अधिकतर मीडिया गवर्नमेंट की चापलूस हो गई है, सरकार से कभी टफ सवाल नहीं करते हैं, वो नेताओं से जो सवाल किए जाने चाहिए उनसे सवाल करते ही नहीं है। दूसरी तरफ देखते हैं तो मीडिया बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट बातें करती है। उनका मानना है कि देश पूरा डूबा ही अब है पिछले 10 सालों में, जबकि ऐसा नहीं होता भाई। कुछ पॉलिसीज तो ऐसी होती है ना जो सरकार ने बहुत अच्छी की है, जैसे ग्रीन रेन्यूएबल एनर्जी के मामले में इंडिया ने पिछले 10 साल में अच्छी खासी ग्रोथ दर्ज की है। पिछले 10 सालों में हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफी तेजी से राइज हुआ है। लाइक इन बिफोर 2014 हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो लगभग 1500 करोड़ के आसपास है। इट वाज अराउंड 1500 करोड़। नाउ इट हैज इंक्रीज टू द 20,000 करोड़। तो भाई अगर हम डिफेंस में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम इन फैक्ट्स को कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट को लेके मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए, पर दुख की बात है कि मीडिया न्यूट्रल नहीं है। पर चलो अच्छी बात यह है कि अब मीडिया का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। कोई भी अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बना सकता है, यूट्यूब पे कोई जाके एक्सेस कर सकता है चीज़ों को, जो एक ओपन इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू जान सकता है। तो मीडिया को लेके भी हमको सोचना पड़ेगा, इसका हमारा डाउनफॉल हुआ है। फोर्थ थिंग देखो, सोशल डिविजन्स। ये बात सही है, मैंने वीडियो के पहले से बात की थी। यस, वी आर यूनाइटेड इन 70 ईयर्स। हम देश यूनाइटेडली खड़ा है, बिल्कुल सही बात है, हम खड़े हैं और आज भी खड़े, और इस तरीके से खड़े हुए हमारे देश का मतलब हमारे देश को भी ब्रेक नहीं कर सकता। पर दुख होता है जब देश में कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इंक्रीज हो रही होती है। आज बताइए हम 21st सेंचुरी में पिछले 500 सालों में इतिहास में क्या हुआ था, उन चीज़ों को लड़ रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक्सकेवेशन कीजिए, यहाँ पे तो उस चीज़ के एविडेंस हैं, मंदिर के एविडेंस मिलेंगे या मस्जिद के एविडेंस हैं। बताइए हम हिंदू मुस्लिम कर रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी सैड। अरे भाई इंसान को इंसान के नज़रिए से ही देख लो ना, जरूरी है हम उसको एक हिंदू मुस्लिम वाले एंगल से देखें? दिस इज़ वेरी सैड। ऐसा नहीं होना चाहिए। कास्टिज्म, हम किसी भी सोशल मीडिया टूल्स को देख ले होते हैं कि कास्टिज्म की वजह से इंडिया का जो आज हम डेवलपमेंट में इतने पीछे हैं, तो कास्टिज्म ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और आज भी कई तरीके ऐसे हैं, कई चीज़ हम देख रहे होते हैं, कास्टिज्म का ट्रेंड बढ़ रहा है, ये डिक्रीज नहीं हो रहा। और इसमें हमारे एजुकेशन, सोसाइटी, परिवार, ये सब रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जॉन रॉल्स एक अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफर रहे, उन्होंने बोला था कि समाज इज लाइक अ चेन, और चेन की एक भी कड़ी अगर कमजोर होगी तो चेन कभी भी मजबूती से अपना रोल प्ले नहीं कर सकती है। चेन टूट जाएगी, जैसे उसमें बल फोर्स अप्लाई होता है तो वो पक्का ब्रेक होगी। इसलिए समाज का कोई भी सेक्शन अगर पीछे रहता है तो पूरा समाज, पूरा देश पीछे रहता है। तो उसको हमको समझना पड़ेगा। हमें कास्टिज्म, ये हिंदू मुस्लिम की चीज़ों को पीछे करना पड़ेगा, हमें सही मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर हमें फोर्थ चीज़ की अगर मैं बात करूँ, और हम कहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट की ऐसी समस्या है, पहले भी थी। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में जाते हैं 18th सेंचुरी में, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट वाज अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। अभी भी है, और मैं बता रहा हूँ आगे भी ये रहेगी, क्योंकि वो मिसमैच होता है। लेकिन चलो बैलेंसिंग सेंस में हो तो चल जाता है। पर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की वाकई इट्स वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पे पता है लाखों करोड़ों बच्चे तो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, और वो तैयारी में लगे हुए हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं आता जॉब जनरेट करने का। सिर्फ 3% सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां हैं और लोग उनको लेके फाइट कर रहे हैं। अगर लोग सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे तो वाकई मार्केट में जब वो जाएंगे जॉब देने के लिए, सरकारों की हालत खराब हो जाएगी, जॉब्स कहाँ से जनरेट करें। इसलिए सरकारों को भी शूट करता है, थोड़ी सी वैकेंसी दे दो, फिर उसमें करप्शन करवा दो, फिर ये चलता रहेगा प्रोसेस। एक एक वैकेंसी 3-3 साल 4-4 साल में फिनिश हो रही है। एसएससी को हम देख सकते हैं, किसी को भी उठा लें हम, टीचर्स की वैकेंसी देख लें, हर साल लीक हो रही होती है। सरकारों को क्या ही फर्क पड़ रहा है, लोग भी अवेयर नहीं है। मैं लास्ट प्रॉब्लम की बात करता हूँ, एजुकेशन, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा विषय है, और मुझे ऐसा लगता है किसी भी देश को एजुकेशन से हम बदल सकते हैं।
लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन। तो देखो, किसी भी देश में इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर इक्वालिटी के लिए हमको उन लोगों को आगे लाना पड़ेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा जो वो समाज में पीछे रह गए, अपॉर्चुनिटीज के मामले में वो पीछे थे। और अपॉर्चुनिटीज में ये नहीं बोला जाता कि भाई आप अगर किसी के पास 4 व्हीलर है तो सबको 4 व्हीलर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इक्वालिटी में बेसिक्स नीड्स की बात होती है कि भाई सबको बेसिक नीड्स तो मिलनी चाहिए, लाइक एजुकेशन, हेल्थ। तो एजुकेशन क्या हमको सबको इक्वली दे पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आज गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखिए आप, या छोटे स्मॉल प्राइवेट स्कूल्स में देखिए, कोई क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दी जा रही है। उन बच्चों का भविष्य तो शुरुआत में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। वो कैसे चल के आगे चल के यूपीएससी या बड़ी बड़ी एग्जाम्स दे सकते हैं? नहीं दे सकते, वो बिल्कुल नहीं दे सकते। दे इवन कैन नॉट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। सरकारी स्कूलों में लोग सरकारी टीचर बनना तो चाह रहे हैं, पर बनने का उनका पर्पज बच्चों को पढ़ाना, देश सेवा नहीं है। मैं हालांकि सबको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर मोस्टली ये देखा जाता है कि लोग क्यों गवर्नमेंट टीचर्स बनना चाह रहे हैं। पहली बात, उनको लगता है कि भाई लोड नहीं है, आराम से 20 दिन स्कूल चलता है, मजे ही मजे हैं, छुट्टी भी काफी मिलती है और सैलरी भी अच्छी मिलती है कंपेरेटिवली विद द प्राइवेट सेक्टर। पर आप देखिए, क्या वाकई हम एक एजुकेशन की चीज के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं? दिस इज वेरी सैड, लेकिन सच्चाई ये कि हम आज भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखिए, वो कुछ नहीं हो रहा है। अभी झालावाड़ में आपने देखा है कि स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, 7 बच्चे मर गए। बताइए, वहाँ पे हम बेसिक चीजों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। बताइए, स्कूल की बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत कितनी खराब हुई पड़ी है। और अगर मैं एजुकेशन के आंकड़ों को लेके बात करूं तो आंकड़े भी काफी डरावने वाले दिखते हैं। जैसे जीडीपी कम, आज भी 4% से कम हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, जो कि एक नंबर कम है। पर जितना भी खर्च कर रहे हैं वो भी आउटकम ओरिएंटेड तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जैसा कि मैं क्वालिटी को लेके बात कर चुका हूँ, भारत की क्वालिटी एजुकेशन को देख के सबको पता है। और हमको ये समझना पड़ेगा, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम से बात पूछा गया था कि बताइए आप मरने के बाद कैसे याद रहना चाहते हैं? उन्होंने बोला था कि भाई मैं चाहूंगा कि लोग मुझे एज ए टीचर के तौर पे याद करें। तो टीचर किसी भी देश के बैकबोन से भी ज्यादा बढ़ के होते हैं। पर हमने टीचिंग प्रोफेशन को बस एक दहेज लेने का बढ़िया तरीका ढूंढ लिया है कि सरकारी नौकरी लगेंगे तो बढ़िया दहेज मिलेगा, अच्छा सेटल शादी होगी और एक समाज हमको एक इज्जत भी देगा। लेकिन समाज क्या खोखली व्यवस्था को इज्जत दिए जा रहा है। इट्स वेरी सैड। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जहाँ पे पक्का होने चीजों को एड्रेस नहीं किया, आज भी हमारा देश पिछड़ रहा है। और ध्यान रखो, ये समस्या ऐसी है कि आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिविडेंड है। सबसे ज्यादा युवा लोग भारत में रहते हैं। पर हम युवाओं को जब बेटर एजुकेशन ही नहीं दे पाएंगे तो हम उस ह्यूमन रिसोर्स का कैसे ही इस्तेमाल कर पाएंगे? तो ये भारत की फेलियर्स हैं और हमको इनको एड्रेस करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आगे इनके लिए रास्ता क्या हो सकता है। क्या वाकई हमको निराश हो जाना चाहिए? मैं देखता हूँ बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि भाई इस देश का कुछ नहीं हो सकता, हम कास्ट में, रिलीजन में इनमें भटके रह गए हैं। देखो, फ्रस्ट्रेशन मुझे भी होता है, लेकिन तब भी आई एम वेरी पॉजिटिव। हमको ऐसे नहीं रहना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, पर तब भी वी हैव टू बी रिमेन पॉजिटिव। क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो कैसे एड्रेस करेंगे? भाई आप देखिए ना आंकड़ों को, हमने लिटरेसी रेट हो या फूड प्रोडक्शन हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, हर मामले में प्रोग्रेस दर्ज की है। ऑब्वियसली प्रोग्रेस को, ग्रोथ रेट उसकी कम रही है, लेकिन प्रोग्रेस तो हासिल की है। तो हम नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकते। भाई ये देश बदलेगा आप जैसे लोगों से, हम जैसे लोगों से बदलेगा। जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो ये देश को बदलना पड़ेगा। कोई भी देश उसके नागरिकों से ही आगे जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। ऑब्वियसली नो डाउट कि चीजों को लेके सबको ही रोल प्ले करना होता है, गवर्नमेंट को भी करना होता है, बट हमारा भी रोल बनता है। हम बाहर से बस सरकार को क्रिटिसाइज कर लें, सिस्टम को कर लें, अरे ये तो ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तुमको दिक्कत है देश में, कोई लगता है प्रॉब्लम, तो तुम देखो कि तुम उसको किस लेवल पे एड्रेस कर सकते हो। जो भी लेवल हो आपको, अगर आप टीचर हो तो आप टीचिंग ऑनेस्टी के साथ करवा सकते हैं। अगर आप मैकेनिक हो तो भी वो काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ भी हो, आप अगर अपना काम देश को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो पक्का हमारा देश आगे डेफिनेटली जाएगा और इसको कोई रोक नहीं सकता। और आने वाली ये सदी हमारी है भाई। दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडियंस और वी हैव टू प्ले आवर रोल। इंडिविजुअल लेवल पे हमको सोचना पड़ेगा कि देश को आगे लेके जाना और हम इसको कैसे लेके जा सकते हैं। आखिर में मैं वीडियो को अब यहीं पे विराम देना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो की टाइमिंग बहुत हो गई है और एवरेज टाइम लोगों को इतनी लंबी चीजें चाहिए होनी थी। लोगों को शॉर्ट स्पैन का चीजें पसंद है, इसलिए लोग स्किप करके चले जाते हैं। पर कोई बात नहीं है, जो जेन्युइन लोग होते हैं दे विल स्टे हियर। तो हम और क्या क्या कर सकते हैं? देखो, हम जब वोट डालने जाएं तो कास्ट, रिलीजन, इन चीज़ों को छोड़ दें, एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों को लेके वोट करें और लॉज को फॉलो करें, टैक्स दें प्रॉपर तरीके से, और जो भी हमारा बड़ों के प्रति सम्मान का दायित्व बनता है हम वो भी करें। ठीक है, तो मैं आखिरी में अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा राहत इंदौरी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से। तो उन्होंने एक बार पोइट्री में बोला था, खामोश हैं तो होने दो, कोई जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर लगी आग
अगर लगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ केवल हमारा मकान थोड़े ही है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ही है। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को आपको समझा पाया हूँ। प्लीज़ कीप सपोर्ट माय चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। नमस्ते।